मैं रेनू मैम। हम करेंगे आज हिंदी व्याकरण का चैप्टर 6 समास। तो आज समास के बारे में पढ़ेंगे। रीडर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन हमने कर लिया है। आज करते हैं हम समास का रिवीजन। तो पाठ है हमारा समास। समास क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गंगा का जल, गंगा जल। नीले रंग का कमल, नील कमल। दाल और चावल, दाल चावल। चार राहों का समूह, चौराहा। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो आपने देखा कि कै वर्ग, कौन सा वर्ग? ये वाला। कै वर्ग शब्दों का समूह है, अर्थात एक पद बंद है। जो कै वर्ग है इसके अंदर क्या है? शब्दों का समूह है, एक पद बंद है। जबकि कै वर्ग है उसके लिए एक ही शब्द है, लेकिन कै वर्ग में हमने क्या कर दिया? इनको एक ही शब्द बना दिया। तो जो कै वर्ग में कै वर्ग के पदबंध का संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसमें क्या हो गया? आपने इन्हीं का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप हमने लिख दिया है, और इसी संक्षिप्त रूप को समासिक पद कहा जाता है। और इस छोटे रूप को लिखना ही क्या कहलाता है? समासिक पद। जिस विधि से समासिक पद बनाए जाते हैं उसे कहते हैं समास। तो समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। समास का अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्त यानी छोटा करना। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल करके उन्हें संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है, वो समास कहलाती है। तो समास की परिभाषा दो तीन तरह से होती है कि परस्पर संबंध रखने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। इसी प्रकार से कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल करके उन्हें संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है, वो समास कहलाती है। उदाहरण के लिए राजा का महल से क्या बन गया? राजमहल। समास विग्रह, समस्त पद का विग्रह करके पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है कि जो हमने समस्त पद बनाया था, समस्त पद क्या है हमारा? राजमहल। इसका जब हम विग्रह करके, यानी कि राजा का महल करके पूर्व स्थिति में ला देते हैं, वो कहलाता है समास विग्रह कहलाता है। कि जब राजा का महल है, ये तो है आपका समस्त पद, और राजमहल है, ये तो है आपका समस्त पद, और जब आपने इसका विग्रह कर दिया राजा का महल, तो ये हो गया आपका समास विग्रह। जिस प्रकार से रसोई घर है, क्या है आपका? समस्त पद, और रसोई के लिए घर क्या हो गया आपका? समास विग्रह। समस्त पद क्या हो गया? या दो से अधिक शब्द मिलकर जो संक्षिप्त रूप बनाते हैं उसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे घोड़े पर सवार का बन गया घुड़सवार। समस्त पद के दो पद होते हैं। जो समस्त पद हैं उसमें दो पद होते हैं, एक और दो। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो घुड़सवार में एक शब्द तो हो गया घुड़ और दूसरा हो गया सवार। तो आगे वाला शब्द है पूर्व पद हो गया, और दूसरे वाला जो शब्द है वो उत्तर पद हो गया। दोनों पदों के मेल से ही समस्त पद बनता है, और जब हम इन दोनों पदों को मिला देते हैं तो ही क्या बनता है? समस्त पद बनता है। जैसे नील कमल में नीला तो क्या हो गया आपका? पूर्व पद, और कमल क्या हो गया? उत्तर पद। तो ये है आपको समास में याद रखने वाली चीजें कि समास समस्त पद, समस्त विग्रह, दो पद हैं इसमें, पूर्व पद और उत्तर पद। संधि और समास में अंतर। अब है संधि और समास में क्या अंतर है। संधि हमने पहले पढ़ी थी। तो अंतर क्या है कि संधि में वर्णों का मेल होता है। जो संधि होती है उसमें क्या करते हैं हम? वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। लेकिन समास में किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है, जबकि समास में नहीं। संधि में क्या होता है कि जब वर्णों का मेल होता है, आपस में जब वर्ण मिलते हैं तो उससे वर्ण परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने देखा ए और ए मिला के आ बन गया, लेकिन समास में ऐसा कुछ नहीं होता। संधि का संधि विच्छेद होता है, और समास का क्या होता है? समस्त पद का विग्रह। संधि का संधि विच्छेद होता है और समास में समस्त पद का विग्रह होता है। जैसे उदाहरण है आपका हिम प्लस आल्य, तो ए और आ मिलकर क्या बने? आ संधि। जन्मांध, जन्म से अंधा। अब यहाँ पर हमने जन्म प्लस अंध नहीं करा, हमने क्या करा? जन्म से अंधा। तो ये हो गया समास से परसर का इसमें लोप हुआ है। अब है समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? तो समास है उसके 6 भेद हैं। ये देखिए जिस तरह से आपको इसमें समझा रखा है कि समास है उसके 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आपको सभी को समास की परिभाषा और समास के भेद अच्छे से याद हो कि समास के कितने भेद हैं। अव्ययी 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब है सबसे पहला हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, जिस समस्त पद का पहला पद क्या हो?
अव्यय हो तथा संपूर्ण सामासिक पद भी क्रिया विशेषण यानी अव्यय का ही काम करे, उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। ये अव्ययीभाव समास क्या है कि जिसमें हमने बताया कि दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो जिसमें पहला पद क्या होगा, पहला यानी यथा क्या हो, अव्यय। अव्यय आपको पता है क्या होते हैं कि जो अविकारी शब्द होते हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन कारक के कारण। और जब हम संपूर्ण सामासिक पद बनाते हैं यानी यथाशक्ति, तो वो भी अव्यय का ही काम करते हैं, वो कहलाते हैं आपके अव्ययीभाव समास। तो इसमें इस तरह के शब्द होंगे जैसे यथाशक्ति, जब हम विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार, यथा संभव जैसा संभव हो, आजीवन। तो ये पहले वाला जो शब्द है ना बेटा, ये आपको ऐसे ही मिलेंगे, यथा, आ, प्र, भर, प्रति, यथा संभव जैसा संभव हो, आजीवन जीवन पर्यंत, आमरण मरण तक, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, भरपेट पेट भरकर, हाथों हाथ हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ या हाथ ही हाथ में, रातों रात रात ही रात में, बाकायदा कायदे के अनुसार। तो ये हैं आपके अव्ययीभाव के उदाहरण। पुनरुक्ति से बनने वाले समस्त पद भी अव्ययीभाव समास होते हैं। पुनरुक्ति यानी एक ही उक्ति को दो बार, 2 से 3 बार दोहराना। तो इस तरह से बनने वाले शब्द भी अव्ययीभाव समास होते हैं, जैसे घर घर, गली गली। तो ये भी आपके अव्ययीभाव समास होते हैं। अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव में कौन सा पद प्रधान था हमारा? पहला, यानी पूर्व पद। तत्पुरुष समास है, इसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय दो पदों के बीच में से प्रसर्ग हो जाता है कि जब समस्त पद हम बनाते हैं तो इसके अंदर जो प्रसर्ग है यानी जो कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो जो कारक के चिन्ह है यानी कारक की विभक्ति उनका लोप हो जाता है। तत्पुरुष का अर्थ होता है उसका आदमी, जैसे राजा राजकुमार तो राजा का कुमार, यहाँ दूसरा पद जो कुमार है वो प्रधान है। कारक की विभक्तियों प्रसर्गों को नामे के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए। अब जो तत्पुरुष समास है ना बेटा, उसके 6 भेद हैं। किस आधार पर? कि जो हमारी कारक की विभक्ति हैं कितनी हैं? 8 हैं। तो इसमें पहली तो कर्ता और लास्ट वाली अधिकरण, उनको छोड़ के बाकी जितने भी कारक हैं वो सभी उन्हीं के आधार पर उनके नाम रख दिए गए। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्म में किसकी विभक्ति आती है? को की आती है, तो को आ गया तो कर्म तत्पुरुष हो गया। कर्ण में क्या आता है? से, तो से आ गया तो किसकी विभक्ति क्या हो गया? कर्ण तत्पुरुष। जैसे कर्म तत्पुरुष में हो गया यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत यानी गया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गया हुआ, तो को आ रहा है तो कर्म तत्पुरुष। तुलसीकृत, तुलसी से कृत। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से या ईश्वर द्वारा प्रदत्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित, तो क्या हो गया? करण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। तो ये क्या हो गया आपका? संप्रदान कारक, यानी किसी को देने का भाव। जो संप्रदान की विभक्ति है वो आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अपादान में क्या होता है? अलग होना। विभक्ति आती है से, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। भय रहित, भय से रहित। तो ये हो गया आपका अपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में काके की, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। गंगा जल, गंगा का जल। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। देशभक्ति, देश की भक्ति। और लास्ट है इसका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण, सॉरी मैंने आपको बताया था कि पहला एक तो कर्ता और लास्ट वाला जो संबोधन है वो नहीं होते हैं। अधिकरण है आपका छठा, शरणागत, शरण में आगत आया हुआ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। वनवास, वन में वास। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। तो अधिकरण है आपका में और पर, तो में और पर विभक्ति आ रही है यानी कि अधिकरण तत्पुरुष। तो जो आपकी कारक की विभक्ति होती है उसी के आधार पर आप उस तत्पुरुष का नाम दे देंगे। सिर्फ कौन कौन सी? पहला कर्ता और लास्ट वाला है जो आपका 8वां संबोधन, ये दोनों नहीं होंगे। बाकी क्या होते हैं आपके जो 6 हैं वो 6 भेद आपके इसके अंदर तत्पुरुष समास में होते हैं। बाकी का समास हम कल करेंगे। थैंक यू।
A very pleasant good morning to dear 7th class student. In today video we will start chapter 2 review exercise. So let's start without any wasting of time. So let's start. First question is fill in the blanks. The word fraction means. फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? देखो फ्रैक्शन पार्ट होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ होल. पार्ट ऑफ होल. ठीक है. सेकेंड है हमारे पास अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज 1 इज कॉल्ड ए. वो फ्रैक्शन जिसका 1 न्यूमिनेटर होता है. 1 न्यूमिनेटर किसका होता है हमारा? यूनिट फ्रैक्शन होता है हमारा. तो इसमें हम करेंगे यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट है हमारा रेसिप्रोकल इज ऑल्सो कॉल्ड. रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? इनवर्स, यानी कि उसका उल्टा कर देना. ठीक है, इनवर्स होता है हमारा. डिवीजन इज एंड डैश प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन क्या है? मल्टीप्लाई का क्या होता है? इनवर्स होता है. ठीक है, इसको भी हम क्या राइट करेंगे? इनवर्स. लास्ट फिफ्थ पार्ट द न्यूमिनेटर ऑफ अ यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या होता है? ऊपर क्या आता है उसमें? फ्रैक्शन में पहचान ही हमारी 1 होती है. यूनिट का मतलब होता है 1, तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द फॉलोइंग. मैचिंग करना में 7/5. 7/5 इसमें से क्या हमें दिख रहा है? देखो रेसिप्रोकल है, मिक्स्ड है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर हो उसके डिनोमिनेटर से, तो वो कैसा फ्रैक्शन होता है हमारा? इम्प्रॉपर. ठीक है. 5/9 है, न्यूमिनेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? प्रॉपर. तो ये सेकंड हो गया है. 3/7 ये तो हमें आराम से समझ आ रहा है. ये कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड है, तो यहाँ पे हम मिक्स्ड के साथ कर देंगे. 6/5 एंड 5/6 ये क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. देखो 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6, तो इसका आंसर हो जाएगा 4. इजी हो गया है ना? मैचिंग इजी है. नाउ ट्रू फॉल्स. द न्यूमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में ग्रेटर होता है उसके डिनोमिनेटर से. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? कि जिसका न्यूमिनेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स. ये तो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो गई है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैव अ सेम वैल्यू. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है उसकी वैल्यू सेम होती है. यस, ट्रू हो जाएगा ये हमारा. थर्ड है हमारे पास a fraction p by q is said to be irreducible or in its lowest term in if HCF of p by q is 1. तो देखो क्या कह रहा है कि ये फ्रैक्शन जो p by q है हमारे पास said to be irreducible, उसको हम दोबारा रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, और उसकी लोवेस्ट टर्म होती है HCF की, वो 1 होती है. यानी कि उन दोनों का जो फ्रैक्शन होता है p by q मीन्स कि HCF जो होगा वो 1 होगा. यस, ये तो होता है. जब HCF 1 आ जाएगा तो वो आगे डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे एक दूसरे से. The reciprocal of a fraction is obtained by interchanging its numerator और denominator. रेसिप्रोकल में क्या होता है? उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि इनवर्स करते हैं उसका. तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई है. फोर्थ क्वेश्चन कहता है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोवेस्ट फॉर्म. लोवेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, इट मीन्स हमें इनको काटना है. कट करेंगे हम इसको. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते थे. सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 35/145. इसको हमें क्या करना है? लोवेस्ट फॉर्म में करना. लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है? जो हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इनके बीच में HCF क्या होगा? ओनली 1 होगा. जब ये किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ओनली 1 की टेबल से, तो वो फॉर्म हमें लेके आनी है. इसको डिवाइड करना है. अगर मैं इसको 5 की टेबल से डिवाइड करती हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बोथ को 5/5 से डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाएगा? 7 जहाँ पे चला जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45. 7/29 आ गया. अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है हमारे पास? 7 और 29 के बीच में कॉमन फैक्टर है हमारा 1. तो ये क्या हो गई? इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई है. तो 7/29 इसकी क्या हो गई है? लोएस्ट फॉर्म हो गई है. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट दिया हुआ 80/150. अगर मैं 0 को 0 से कैंसिल आउट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 8 और 15. अब देखो 8 और 15 किसके टेबल में आते हैं? दोनों एक, तो किसी के टेबल में आते नहीं है. अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 2 से हो जाएगा, बट 2 से 15 नहीं होगा. 3 से करती हूँ 3 से 15 हो जाएगा, बट 8 नहीं होगा. तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है हमारा? 1 है. तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है. 8/15 ही इसकी क्या आ गई हमारे पास? लोएस्ट फॉर्म आ गई है. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया. बाकी के जो रेस्ट ऑफ 2 पार्ट है आपके, वो आपको खुद करने. मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन. कंपेयर करना है हमें. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा 5/7 एंड 9/13.
देखो इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के हमारे दो तरीके होते हैं, क्या तो हम एलसीएम मेथड लेंगे या हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लेंगे। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेती हूँ। जैसे क्रॉस में क्या होता है, ए अपॉन में बी और सी अपॉन में डी होता है, तो ए की मल्टीप्लाई डी से और बी की मल्टीप्लाई सी से करते हैं, यानी कि ए डी और यहाँ पे बी सी। फिर इनमें हम कंपेयर करते हैं विच वन इज ग्रेटर। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। 5 की मल्टीप्लाई 13 से करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 13 और 7 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देती है। तो देखो 13 5 जो होता है 65 और 7 9 जो 63। अब यहां से कंपेयर कर लो विच वन इज ग्रेटर, तो 65 ग्रेटर है, तो आंसर में क्या आ जाएगा 5/7 इज ग्रेटर। तो 5/7 क्या आ गया हमारा, ग्रेटर आ गया। इसका एक और पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक और पार्ट कर लेते हैं। 4 पार्ट है, 2 पार्ट्स कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट है हमारा 10 अपॉन में 70 एंड 15 अपॉन 23। ठीक है, इसी मेथड से कर रहे हैं हम इसको भी, क्रॉस मल्टीप्लाई से। 10 मल्टीप्लाई बाय 23 एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दिया जाए। तो अब ये देखो क्या आ जाएगा, 10 से 23 को करा तो 230 हो गया है। 17 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये आ जाएगा 255। अब देखो कंपेयर करो विच वन इज ग्रेटर, 255 ग्रेटर हो जाएगा, तो राइट आंसर भी क्या आ जाएगा 15 अपॉन 23 इज ग्रेटर। तो हमारा ग्रेटर हो गया 15 अपॉन में 23 हमारा ग्रेटर हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अपना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बेटा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4 3/4 माइनस 3 5/8 माइनस 5/3। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले देखो जो मिक्स्ड है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 4 जो 16 और 16 में 3 प्लस करेंगे तो 19, तो ये हो जाएगा 19 अपॉन में 4 माइनस 8 3 या 24 और 24 में 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 29 अपॉन में 8 माइनस 5/3। अब देखो सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शन है, लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करते हैं, इनका ले लेते हैं हम एलसीएम। 4 8 और 3 का अगर हम एलसीएम लेने लगते हैं तो देखो मैं साइड में इनका एलसीएम ले लेती हूँ, 4 8 और 3। तो मैं 4 से करूंगी तो 4 1 जा 2 जा और 3 जा। अब 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 24 एलसीएम आ गया। अब इसको मैं सोल्व करती हूँ, 4 से मैं इसको करती हूँ तो 4 6 जो 24 होता है, 6 की मल्टीप्लाई 19 से कर देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 114 माइनस 8 से अगर करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 8 3 जा और 29 3 जा 87 माइनस 3 से करती हूँ तो 3 8 जा और 8 5 जा 40। अब देखो ऑब्जर्व करा 87 और 40 दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को मैंने ऐड किया है 114 माइनस 87 और 40 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 127 अपोन में क्या है मेरे पास 24। अब देखो 114 और 127 का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस है 13, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 13 अपोन में 24। लेकिन साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विच वन इज ग्रेटर, माइनस साइन इज ग्रेटर नम, सो माइनस 13 अपॉन 24 इज अवर राइट आंसर। तो इस सिंप्लीफाई का जो राइट आंसर आया वो आया हमारा माइनस का 13 अपॉन में 24, ये हमारा राइट आंसर है। अब इसके जो बाकी के पार्ट्स है, सिंप्लीफाई के 2 पार्ट रहते हैं, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, वो आप लोग को खुद करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। Students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have completed our second chapter of civics in revision work, and today we do the revision of third chapter, institutional representation of democracy. So let we start our today's class. First, fill in the blanks. In India dash are conducted every 5 years, कि भारत के अंदर प्रत्येक 5 साल में क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, ELECTIONS इलेक्शंस होते हैं। सेकंड है एनी डैश हु हैज़ अटेंडेड द एज ऑफ 18 इज अलाउड टू वोट इन इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन, कि कोई क्या कौन होता है जो 18 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार होता है उसको,
और उसके साथ किसी भी तरीके का जाति, धर्म, लिंग, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो वो कोई सिटीजन, कोई भी नागरिक, CITIZEN। थर्ड इज द डैश ऑल्सो प्रिपेयर द वोटर लिस्ट बिफोर ईच इलेक्शन, कि कौन है जो वोटर लिस्ट बनाता है इलेक्शन से पहले, तो कौन है, EC, इलेक्शन कमीशन, ELECTION, इलेक्शन, COMMISSION, कमीशन। Fourth is the electoral constituencies are unit into which the dash is divided for the purpose of election, कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी यूनिट होती है, कौन सी इकाई होती हैं जो बटी होती हैं इलेक्शन के पर्पस से, तो वो टेरिटरी, मतलब ऐसे प्रदेश जो इलेक्शन के पर्पस से बटे हुए होते हैं। डैश इज द रिप्रेजेंटेटिव हु इज इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेटर, तो MLA होता है जो स्टेट लेजिस्लेटर के रिप्रेजेंट करता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक MP होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, एक MLC होता है, एक जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपको इन एब्रीवेशन की फुल फॉर्म आनी चाहिए। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज द इलेक्शन टू 545 सीट्स ऑफ लोकसभा आर कंडक्टेड एवरी 5 ईयर, कि लोकसभा में 545 सीटों पे हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो ये सही है। जबकि राज्यसभा में अगर आपसे पूछा जाए तो 250 सीटें होती है राज्यसभा में, लोकसभा में 545 होती हैं और राज्यसभा में 250 होती हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ ए कॉमन आइडियोलॉजी एंड एम्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके कुछ कॉमन विचार होते हैं, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं सरकार बनाने के लिए, तो ये भी ट्रू है। नेशनल पार्टीज आर दोज पॉलिटिकल पार्टी विच आर प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली थ्रू आउट द कंट्री, कि नेशनल पार्टीज पूरे देश की होती हैं, तो ये भी ट्रू है। पॉलिटिकल पार्टीज विच हैव इन्फ्लुएंस ओवर सर्टेन रीजन और स्टेट आर नोन एज रीजनल पार्टीज, कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो किसी सर्टेन रीजन को या किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो रीजनल पार्टीज कहलाती हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट आर अनाउंस्ड, कि जब इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं, द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय पार्टी दैट लॉस द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, कि वो पार्टी सरकार बनाती है जो हार जाती है। तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि हारी हुई पार्टी सरकार थोड़ी बनाती है, सरकार कौन बनाती है, जो पार्टी जीतती है। नाउ वी डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज हु आर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर कौन होते हैं। 3 मेंबर्स, 3 मेंबर होते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक तो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। सेकेंड इज व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। एनी सिटीजन हु हैज़ अटेंडेड द एज ऑफ 18, कि जो कोई भी नागरिक जो 18 साल की एज का हो चुका है, इज़ अलाउड टू वोट इन इंडिया, उसको भारत में वोट देने का अधिकार है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन, और किसी तरीके का भी कोई उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कास्ट, धर्म, जाति, लिंग के आधार पे। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति 18 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है उसको वोट देने का अधिकार है भारत के अंदर। थर्ड इज व्हाट आर इलेक्टोरल वोटिंग मशीन, की इलेक्टोरल वोटिंग मशीन क्या है। तो इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द वोट्स एंड ईच वोटर हैड कास्टेड, कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीन वो होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है वोट्स को रिकॉर्ड करने में, जो भी कोई वोटर उसको डालता है। फोर्थ इज व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। A political party is defined as an organization that has a common ideology and aims to form the government, कि political party वो होती हैं जिन ऐसा संगठन है जिसका एक कॉमन विचार होते हैं, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं सरकार बनने के लिए, कि हम सरकार बना के ये काम करेंगे, देश में सड़कें बनवाएंगे, देश में औद्योगिकरण लाएंगे, देश में लोगों को जॉब देंगे। तो कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज कौन से हैं।
the two houses of the parliament, one Lok Sabha और lower house, second राज्य सभा और अपर हाउस, और इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के मेंबर ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं सेंट्रल लेवल पे। और अगर स्टेट लेवल पे पूछा जाए तो एमएलसी और एमएलए कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के डिस्क्राइब कीजिए, बताइए। इंडिया फॉलोज ए मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर देयर आर मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज, कि इंडिया क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाए हुए है जहाँ पे मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं। नेशनल पार्टीज आर दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच आर प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली throughout the country such as BJP, INC, CPI etc. कि नेशनल पार्टीज़ वो होती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो कंट्री को, मतलब पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे बीजेपी है, भाजपा, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ विच हैव इन्फ्लुएंस ओवर सर्टेन रीजन और स्टेट आर नोन एज रीजनल पार्टीज सच एज AIDMK एंड DMK एट्सेट्रा, कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको रीजनल पार्टीज कहते हैं, जैसे AIDMK, DMK एट्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलिशन गवर्नमेंट, कि कोलिशन गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं। Coalition of government means when no single party secure absolute majority in the Lok Sabha, कि coalition government का क्या मतलब है कि जब एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है लोकसभा के अंदर। मान लो चुनाव हुए, ठीक है, 3 पार्टी हैं, 1, 2 और 3। पहली पार्टी को 15 वोट मिले, ठीक है, दूसरी को भी 15 मिले और तीसरी को 5 वोट मिले। तो अब 2 पार्टियां जो मेन पार्टी हैं उनको 15-15 वोट मिले हैं, कोई सी भी मेजॉरिटी में नहीं है, तो अब सरकार कैसे बनेगी। अब जो 5 सीट वाली सरकार है वो जिस सरकार के साथ मिलेगी, जिस पार्टी के साथ मिलेगी, उसकी मेजॉरिटी बन जाएगी, उसके पास 20 सीटें आ जाएंगी और उसकी सरकार बन जाएगी। इन सच ए सिचुएशन गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय एन अलायंस और ए कोलिशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो सरकार होती है या जो पार्टी होती है, जो सरकार होती है वो कोलिशन से बनती है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पार्टियों के मिलने से। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस को समझाना है अब हमें। द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ इलेक्शन इनिटेट्स द इलेक्टोरल प्रोसेस, कि जब अनाउंसमेंट होती है इलेक्शन की डेट की तभी से इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। A candidate must be of 25 years of age to contest the election of लोक सभा, और एक कैंडिडेट जो होता है उसको कम से कम 25 साल का तो होना ही चाहिए लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद EC, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दैन नॉमिनेशन पेपर आर फिल्ड, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर भरा जाता है। द कैंपेनिंग फॉर इलेक्शन स्टार्ट, फिर कैंपेनिंग स्टार्ट की जाती है। इलेक्टोरल सिंबल आर यूज्ड, इलेक्टोरल सिंबल यूज़ किए जाते हैं। एंड द पोलिंग टेक प्लेस, और फिर चुनाव होते हैं। एट लास्ट द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड, और लास्ट में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और जो पार्टी जीतती है उसकी सरकार बन जाती है। लिस्ट द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शन बताने हैं आप क्या क्या काम करती है वो। तो फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, EC अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है। इलेक्टोरल सिंबल आर गिवन टू ऑल पार्टीज, इलेक्टोरल सिंबल देता है सभी पार्टियों को। प्रिपेयर द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट बनाता है। अनाउंसेस द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस, इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस करता है। सबमिट ए लिस्ट ऑफ ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, और लास्ट में क्या करता है, जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनके नेम अनाउंस, उनकी लिस्ट सबमिट करता है। I hope students you understand the chapter very well. You revise this chapter again for your essay-1 examination. Thank you. Have a nice day. Good morning.
morning student, welcome to online class. Today student, we are going to start for the class 7 chapter number 6, the revision which we are doing right now for the question answer, the mysterious treasure. So let us start. So students, see the first question. Why did Ramu's neighbors not like him? रामू के जो neighbors थे, रामू को क्यों नहीं चाहते थे? Answer to this question is Ramu's neighbor not like him because he always avoid his neighbors and did not help anyone in their trouble and never liked to spend anything even upon himself. रामू के नेबर जो है रामू को इसलिए लाइक नहीं करते थे क्योंकि वो हमेशा उन्हें अवॉइड करता था, अनदेखा करता था और उसके नेबर्स को कभी भी उसकी अगर ज़रूरत पड़ती थी किसी भी समस्या में तो वो कभी उसकी भी हेल्प नहीं करता था और साथ ही साथ वो अपने ऊपर भी कभी भी खर्च नहीं कर सकता था. Now see the question number 2. What was Ramu always afraid of? रामू को हमेशा किस चीज़ का डर लगा रहता था? आंसर देखिए, Ramu was always afraid that somebody might steal his all money from him. रामू को हमेशा ये डर लगा रहता था कि शायद कोई उसका जो है पैसा उससे छीन ले जाएगा. Now see the question number 3. Where did Ramu bury all his money? रामू ने अपना पैसा कहाँ छुपा दिया था सारा का सारा? So इसका आंसर है रामू dug a big hole under an old banyan tree and buried the box full of money inside the hole, covered it with soil and smoothed the earth carefully and marked the tree. रामू ने जो है एक गड्ढा खोदा और उसमें जो बैनियन ट्री के नीचे और उसको सारे बॉक्स को उस पैसे वाले बॉक्स को उसमें दबा दिया और उस होल के अंदर रखकर उसको कवर कर दिया सॉइल से और उस जगह को स्मूथ बना दिया केयरफुली और उस बरगद के पेड़ पर मार्क लगा दिया ताकि उसे इस चीज़ का पता रहे कि उसने अपना जो है खजाना यहाँ छिपा रखा है. Now question number 4. How did the thieves come to know about Ramu's hidden treasure? कि thieves को रामू का छुपा हुआ खजाना कैसे पता चला? So इसका आंसर क्या है? The thieves came to know about Ramu's hidden treasure when he was muttering. They keep close watch on Ramu and find the box of money. थीव्स जो है चोरों को कैसे पता चला कि जब वो उसके घर पे चोरी करने के लिए आए और छुपे हुए खजाने को देख रहे थे तो नींद में ही रामू जो है बड़बड़ा रहा था और वो कह रहा था कि मैं तुम्हें कल सुबह देखने आऊँगा. तो उसकी उन बातों को देख करके चोरों को पता चल गया कि रामू ने अपना खजाना कहाँ छिपा रखा है. इसका नंबर 5 क्वेश्चन. What did Ramu do when he found that the money was missing? रामू ने क्या किया जब उसको पता चला कि उसका पैसा गायब है? So answer number 5 is when Ramu found that money was missing, he was stunned and shocked. To be collapsed, he started lamentation and मॉन्किंग. यानी कि जब उसको पता चला कि मिसिंग है मनी तो वो स्तंभ रह गया और शॉक्ड हो गया और उसने जो है विश्वास नहीं हुआ और उसने जो है स्टार्ट कर दिया रोना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ डिड द नेबर्स ट्रीज रामू व्हेन दे केम टू नो अबाउट द थेफ्ट? अब जो है रामू के पड़ोसियों ने उसे कैसे चिढ़ाया जब उसको पता चला कि रामू का जो है खजाना चोरी हो चुका है. सो आंसर है इस क्वेश्चन का कि व्हेन द नेबर्स केम टू नो अबाउट द थेफ्ट ऑफ रामू, जब पड़ोसियों को पता चला रामू की जो खजाने की चोरी के बारे में, दे टीज हिम बाय नन ऑफ देम फेल्ट सॉरी. उन्होंने उसको इस तरह से टीज किया कि सबसे पहले तो किसी को भी सॉरी फील नहीं हुआ उसकी पैसे चोरी होने पर फॉर द मिजर, इस घटना के लिए, और एंड सेड हिम बाय सेइंग दैट ही डिजर्व इट, और उसको कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ अच्छा ही हुआ. They said to him that now we won't have to worry about someone stealing for him.
बोले कि अच्छा ही हुआ तुम्हारे जो है पैसे चोरी हो गए, अब तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी चोरी की कोई चिंता तुम्हें नहीं रहेगी। हाउ डिड रामू गेन मैनी फ्रेंड्स? रामू ने अपने कई फ्रेंड्स कैसे बनाए? नंबर 7 का इसका आंसर देखिए। द लॉस ऑफ हिज मनी फोर्स्ड हिम टू स्टार्ट वर्किंग अगेन। व्हाइल डूइंग हिज वर्क ही यूज्ड टू थिंक अ लॉट ऑफ हिज व्यूज, gradually being to change with his hard work and good behavior he gained many friends। जब उसके पास पैसे नहीं रहे तो उसके पैसे न होने के कारण ने उसको फोर्स किया काम करने के लिए दोबारा, और काम करते वक्त उसने सोचा, बहुत सोचा और उसके काफ़ी विचार किया। उसके बाद उसने क्या किया, अपने आप को चेंज करके हार्ड वर्किंग की और अपने गुड बिहेवियर से उसने काफ़ी फ्रेंड्स बना लिए। आपको यहीं तक आपको करना क्या है, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ, आप इस वीडियो को पहले लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। Morning students, this is for class 7th. Students, as you all know, we are doing pronouns chapter, and in previous video we discussed about the next 3 kinds. Now let's start with the another one, and that is relative pronouns. This is the another kind of pronoun, relative pronoun. We are talking about relative pronoun. Define is here. A pronoun that shows the relationship between the noun and the words following in it in a sentence is known as relative pronoun. When we are talking about the relationship between the noun and the words, noun, आप सबको पता है what is the meaning of noun? Noun is the name of a place, animal, thing, person is called noun. तो यानी कि इन पर्सन्स के बारे में और जो फॉलोइंग वर्ड है, इन दोनों रिलेशनशिप को जो शो करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इट इज़ यूज टू जॉइन अ फ्रेज और क्लोज विद अनदर इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल्स आर हु, whose, whom, which and that are words used as relative pronouns. For example, who, whose and whom is used for persons only. Who, whose और whom ये तीनों words हम persons के लिए use करते हैं. Which is used for non-living things and for animals. That is used for both persons and animals. ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इन वर्ड्स को हम टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन वी आर हैविंग अ बुक एक्सरसाइज, यू कैन सी हियर। फिल इन द ब्लैंक्स विद appropriate relative pronouns. Simon Dash is a painter, won an award for his work. Simon, who is a painter? Here we are talking about a person, so we are using who, as you see in the example, who is used for persons only. Second sentence is I am going to meet Pramod in his office, who is on the, here, who is on the Oxford Street. He is the manager who is in charge of that office. Here is the book which you lent me. I have two good friends whom I can never repay for their kindness to me. I have two good friends whose kindness I can never repay. Okay students, now we completed with this relative pronouns exercise. Now next portion is omission of the relative pronouns. हम relative pronouns को कैसे omit कर सकते हैं? Omit means जो गलत है उन्हें कैसे करेंगे? Read these sentences. Are these the paintings to which you are referring? Which यहाँ पे गलत है हमारे पास,
तो इसकी प्लेस पे क्या आना चाहिए, हु, whose you are referring। तो इनका omission कैसे करेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पे, here in the first sentence which is omitted and the position of preposition to is changed। ओके, हमने which की प्लेस पे किसको यूज किया है, to। like this we are having a book exercise on the basis of omitting। see the first sentence, the man to whom you were talking is our class teacher। the man to whom you were talking की प्लेस पे क्या, यहाँ पे हम रीराइट करेंगे सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, you are talking is our class teacher। I want to visit the house in which I was born। which की at which आएगा, at where। in which की प्लेस पे क्या आ जाएगा, at where। this is the school in which I studied for 5 years। this is the school where I studied। in which नहीं आएगा, यहाँ जाएगा where I studied for 5 years। did you read the book that I brought for you। did you read the book which I brought for you। which that की प्लेस पे क्या आ जाएगा, which। all that I was it is to see you succeed in life। all that की प्लेस पे क्या आ जाएगा, all about I want is to see you succeed in life। okay students, next is did you rectify the errors to which I drew your attention। to which की प्लेस पे आ जाएगा, to whom I drew your attention। okay, I have completed this exercise। now let's start with the position of the relative pronouns। कि हमें जो positions है हमें कहाँ पे क्या put करना चाहिए। now let's start here, I will tell you about it। the relative pronoun should be placed next to or near its antecedent, otherwise the next sentence might appear absurd। read these sentences। I sent my friend a bouquet of flowers who was admitted in the hospital। in the first sentence who refer to my friend, so it should be placed close to the word friend। ठीक है, ऐसे ही हमें जिसके लिए भी हम वर्ड यूज़ करेंगे उसके नेक्स्ट में ही हम हु वर्ड यूज़ करेंगे, यानी कि उसके नेक्स्ट में ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। okay students, now like this for we are having a book exercise on the basis of this। let's start। the host welcomed the guest who was a courteous man। so the host who, अब हम यहाँ पे host को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे who वर्ड यहाँ यूज़ करेंगे in place of here। यहाँ की प्लेस की बजाय हम यहाँ यूज़ करेंगे द होस्ट हु वेलकम द गेस्ट वॉज अ कॉर्टिजियस मैन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे यूज़ करना है रिलेटिव प्रोनाउंस को। जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं उसी के ही नेक्स्ट यूज़ करेंगे इसे, उसके बाद या बहुत दूर यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नाउ वी completed with this book exercise। okay students, now this is your homework, you have to do it। and we are having another book exercise which is on page number 53। now let's start with that book exercise। join these relative sentences। 2 sentences है हमारे पास और relative pronouns के बारे में हमने अभी पढ़ा है। इन relative pronouns को यूज़ करके हमें इन 2 sentences को join करना है। the boy could not lift the box why because the box was very heavy। यहाँ पे हम पुट करेंगे because, क्योंकि 2 sentences को join करना है। so we are using this relative pronoun that is
बिकॉज के प्लेस पे हम दैट वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. द बॉय कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, दैट box was very heavy. Like this you are going to use the relative pronouns. And to complete this book exercise on your own, we have completed with this chapter also. Students, I hope you understand this chapter. Thank you everyone. Student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject GK here classes 7. So let's start chapter number 24, expert in different field. Student, here some persons post are given, मीन्स डेजिग्नेशन उनका गिवन है कि उनको क्या बोलते हैं जो किसी भी अपने वर्क में स्पेशलिस्ट होते हैं. ओके, जैसे कि जो आपका हिंदी टीचर होता है वो तो हिंदी मैम या सर, इंग्लिश टीच करता है वो इंग्लिश मैम या सर. तो इस तरह से जो कोई भी स्टडी करता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में तो उनके अलग अलग नेम है. जहाँ आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है. फर्स्ट वन इज ए पर्सन हु स्टडी अबाउट द अर्थ इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ द रॉक एंड सोइल विच अर्थ इज मेड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट. ठीक है. Now next one is a person who treats disease by means of exercise, massage and light heat and their natural forces is called physiotherapist. स्टूडेंट एज ए डॉक्टर ही होते हैं ये जो फिजियोथेरेपी देते हैं. आपने सुना होगा नॉर्मली जो लोग ज़्यादा एज के हो जाते हैं, मीन्स 50 क्रॉस हो जाते हैं तो उनके ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाता है या जो नेक बैक पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके लिए वो थेरेपी सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स उन्हें. तो वो इस तरह की जो मसाज एक्सरसाइज टाइप में करते हैं जिसमें एक मशीन होती है जिसमें लाइट के थ्रू हीट प्रोवाइड करते हैं और नेचुरल फोर्सेस होते हैं तो उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट. और उस जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी. ओके, इसे जो पेशेंट होता है उसको थोड़ा रिलैक्स मिलता है कुछ टाइम के लिए, बट ये रेगुलरिटी में करनी पड़ती है. ओके. Now next one is a person who study the science of the structure and development of a language is called. जो पर्सन स्टडी करते हैं साइंस के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट करते हैं किसी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं जिसको बोलते हैं फिलोजिस्ट. Now next one is a person who study about the earth's atmosphere and its changes is called meteorologist. जो मेट्रोलॉजिस्ट होता है वो एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट द बटरफ्लाइज एंड मोथ्स. जो बटरफ्लाइज और मोथ्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं लेपिडोप्टेरिस्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज ए पर्सन हु कलेक्ट एंड स्टडी कॉइन्स एंड मेडल्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेंट. जो न्यूमिस्ट होता है. Now next one is a person who is expert in beautiful handwriting. स्टूडेंट जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उस पर्सन को बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट. Now next one is a person who studies the nature, causes and principle of things is called philosopher. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको हर फील्ड की जो स्टडी करने वाले एक्सपर्ट है उनके नेम गिवन है और उनका डिस्क्रिप्शन गिवन है. तो आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके. Student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer and today's my topic is MS Word. So let's start. Today's topic is how to insert a default paragraph. Next one is how to insert a drop cap text. And last one is how to insert signature line and how to insert current date and time. So let's start our topic. Student, in this video I will tell you about sometime we need a default paragraph for applying many functions. So I tell you how to insert a default paragraph in your document page. First you have to write a command equal to RAND. रैंडम के लिए RAND कमांड यूज करेंगे.
और ब्रैकेट स्टार्ट, देन आपको जितने कॉलम, जितनी लाइंस का पैराग्राफ और जितने पैराग्राफ चाहिए आप उतने यहाँ राइट कर सकते हैं, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। हियर यू सी यू प्रेस 4,5 मीन्स 4 पैराग्राफ हैं ये और 5 लाइन्स है हर में, ठीक है। सो स्टूडेंट, लाइक दैट यू कैन इंसर्ट एनी पैराग्राफ and apply any operation. For example, you want to apply the operation bold. Select this paragraph and click on B, bold, italic, underline. Okay, like you can apply any type of operation. So student, you have to use rand command for inserting any default paragraph in your document page. Students, sometimes we see in the paragraph first letter is capital and complete in 3 or 4 lines. Like that, you have to click on drop cap and select like that dropped. अगर आपको इन मार्जिन मीन्स आपको पैराग्राफ जो फर्स्ट लेटर है उसको इस पैराग्राफ के बाहर आपको इंसर्ट करना है तो इन मार्जिन पे क्लिक करेंगे। अगर ड्रॉप मीन्स इसके अंदर ही करना है तो ड्रॉप पे क्लिक करेंगे। यू कैन सेलेक्ट हियर लाइक दैट। ओके, जनरली इट्स सीन इन योर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। ओके, like this you can insert and you can, if you want to remove then again drop cap and none पे क्लिक कर देंगे। ओके, now I tell you how to insert current date and time on your document page. Click on date and time. Here you can choose the format of the date and time like that. Okay, and click anyone and click on OK. Here you see your date is inserted here. Okay, in next I will tell you how to insert a signature line. Student, all these options are available in insert tab. So for do this you have to click on insert tab and then click on signature line. Okay, now you have to write the signature and signature title means signature किसके है, मैनेजर है, टीचर है, डायरेक्टर है। ओके, और नेक्स्ट सजेस्टेड जो जिसकी साइन है उसकी ईमेल आईडी। ओके, यू हैव टू फिल दीज 3 columns and then press OK. Like that you have filled all the columns and click on OK. Like that. Here you see that is the signature line and that is the signature and that is the address of the signature. मीन्स मैनेजर है, डायरेक्टर है, टीचर है, क्या है वो उसकी यहाँ पे पोस्ट राइट कर रखी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली। बेस्ड ऑन दैट वीडियो that is your written assignment. I hope you complete that assignment. First is question is which command is used to insert a default paragraph. तो मैंने आपको कमांड बताई थी इक्वल टू rand कमांड। इन विच मेन्यू बार ड्रॉप कैप ऑप्शन इज अवेलेबल। ड्रॉप का जो कैप है वो ऑप्शन किस में होता है, इंसर्ट मेन्यू बार में। राइट स्टेप हाउ टू इंसर्ट सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के लिए फर्स्ट आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होता है, देन क्लिक ऑन सिग्नेचर लाइन, देन क्लिक ऑन, then fill 3 columns like that. You have to complete your assignment. I hope you easily understand your assignment work and written in your notebook. Okay, thank you, have a nice day. A very nice morning to all my dear students of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming again to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that in our upcoming videos we are doing the revision work of our SC1 exam preparation. So student, in this video I'll tell you about the chapter 5th exercise. So let's get started student, and be carefully listen it. Okay,
sorry, we are going to revise the exercise content of the chapter 5th. Friends, see, before discussing the exercise content, firstly we will do the self check questions. Okay, the first one is fill in the blanks. Vinegar contain dash एसिड. देखिए ऑप्शंस आर एसिटिक एंड न्यूट्रिक एसिड. इनमें से एक ऑप्शन है. विनेगर जो है स्टूडेंट हमारा वो एसिटिक एसिड के अंदर आता है, सो वी विल टिक ऑन द एसिटिक एसिड. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड्स आर डैश स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स. स्टूडेंट जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे आर द वीक एसिड्स. ओके, सो वी विल राइट हियर वीक. sour orange contain dash a base or an acid which is dash strong और weak. एक जो हमारा ऑरेंज होता है देखिए स्टूडेंट ये हमारा एसिड होता है. ओके, सो वी विल राइट हियर एंड sour orange contain an acid which is weak. Okay, take on the weak. We will write it here weak. वीक भी होता है और हमारा ये खट्टा मतलब ऑरेंज होता है. एक तो एसिड होता है खट्टा होता है बिकॉज एसिड सॉवर होते हैं एंड प्लस में ये वीक एसिड्स होते हैं. ओके, ऑल द बेसिस टेस्ट बिटर एंड ऑल एसिड्स टेस्ट सॉवर. देखिए स्टूडेंट हमें पता है कि जो हमारे बेसिस होते हैं वो बिटर टेस्ट करते हैं एंड एसिड्स जो होते हैं वो सॉवर खट्टे खट्टे लगते हैं. नेक्स्ट इज निट्रिक एसिड विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लैबोरेटरीज इज कॉल्ड डैश. जो हमारे एसिड्स लाइक निट्रिक एसिड जो है लेबोरेटरीज में बनते हैं उन्हें स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, वो मिनरल एसिड्स के अंदर काउंट होते हैं. सो वी विल टेक ऑन द मिनरल एसिड एंड राइट इट हियर एज अ करेक्ट आंसर. ओके, नाउ मूव टू so student this is your self check question 2 given on page number 60. It is very easy and if you want to do you can find it answer. So it is your homework for today's work. Okay, so you have to do it in your fair notebook. Now move to the exercise. The first is we will start it from the MCQs. Which of the following is a mineral acid? देखिए स्टूडेंट इनमें से मिनरल एसिड्स कौन से हैं. एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सल्फरिक एसिड. द राइट आंसर इज सल्फरिक एसिड. ये जो है हमारा मिनरल एसिड्स होते हैं. ओके, नाउ मूव टू द सेकंड वन. चाइना रोज इंडिकेटर इज टर्न ग्रीन बाय अ सॉल्यूशन. जो चाइना रोज इंडिकेटर है वो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है. द सॉल्यूशन इज, तो इट मीन्स सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दीज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. द राइट आंसर इज स्टूडेंट बेसिक. द सॉल्यूशन विल बी बेसिक. ओके, बिकॉज वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, द नेक्स्ट वन इज विनेगर इज न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, सॉल्ट. विनेगर क्या है, विनेगर देखिए ये एक एसिड है बिकॉज इसको हम फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज़ करते हैं एंड इसका टेस्ट जो है सॉवर होता है. सो इट इज़ एसिडिक. लाइम जूस विल टर्न, लाइम जूस जो है किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, ब्लू, लिटमस, रेड, मिथाइल ऑरेंज, येलो. ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, मिथाइल ऑरेंज को येलो में, रेड लिटमस को ब्लू में, फिनॉल्फ्थलीन को पिंक में. नो स्टूडेंट, इट विल टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड बिकॉज आपको पता है लाइम जूस इज ऑल्सो एसिड. व्हेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर. इनमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन सा नहीं है. ऑप्शंस आर लिटमस, टर्मरिक, फिनॉल्फ्थलीन, चाइना रोज. सो स्टूडेंट इनमें से नेचुरल इंडिकेटर फिनॉल्फ्थलीन नहीं है. चाइना रोज हमें गुड़हल के उससे मिलता है एंड लिटमस भी लिचन से, टर्मरिक यू नो इट इज़ ऑल्सो गेट फ्रॉम द टर्मरिक. तो ये सारे हमारे नेचुरल हैं बट फिनॉल्फ्थलीन हमारा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है. सो विल टेक ऑन दैट. नाउ मूव टू द फिल इन द ब्लैंक्स. द बेसिस टर्न डैश लिटमस टू डैश. जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड इफेक्टिव आंट एसिड्स कंटेन. जो हमारा आंट एसिड्स है इफेक्टिव जो हम यूज़ करते हैं वैन हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे HCl हमारे पेट में बढ़ जाता है या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है. सो द इफेक्टिव आंट एसिड यूज इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. जो भी आप टैबलेट्स वगैरह आंट एसिड्स के लेते हैं उसमें ये होता है. द बेस विच इज डैश इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली. एल्कली वो बेस होते हैं जो कि वाटर में soluble होते हैं. सो वी विल राइट हियर soluble. डैश हेल्प्स इन इंडाइजेशन. इनडाइजेशन प्रॉब्लम अगर हमें होने लगती है स्टमक में तो उसमें कौन सी चीज़ हेल्प करती है. सो इट इज़ द आंट एसिड. स्टूडेंट आंट एसिड्स हेल्प करती है बिकॉज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर कंटेन करता है. डैश एंड डैश आर सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखिए स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल्फ्थलीन ये हमारे दो ये स्टूडेंट डॉट कंफ्यूज मत होइएगा ये ई है. ओके, ये हमारे दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं. नाउ वी विल मूव टू द ट्रू फॉल्स. दैट फर्स्ट वन इज एसिडिक मटेरियल टेस्ट बिटर. एसिडिक बिटर टेस्ट करता है वेयर इज बेसिक मटेरियल टेस्ट सॉवर. और बेसिक सॉवर में नो स्टूडेंट द अपोजिट आर गिवन हियर. सो दिस इज फॉल्स.
मिथाइल ऑरेंज गिव्स पिंक येलो कलर विद बेस। ओके सॉरी, मिथाइल ऑरेंज जो है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है बेस के साथ। नो, ये हमेशा येलो कलर में कन्वर्ट होता है बेस के साथ। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। बेकिंग सोडा इज एन एसिड। बेकिंग सोडा स्टूडेंट एसिड नहीं होता है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ये जो है हमारा बेस होता है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ए सॉल्ट सॉल्यूशन दैट टर्न रेड कैबेज जूस रेड इज बेसिक इन नेचर। एक सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि रेड कैबेज जूस को रेड में कन्वर्ट कर देता है वो बेसिक होगा। नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स। स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन एसिटिक एसिड। नो स्टूडेंट, आंट जो होती है उसमें एसिटिक एसिड नहीं होता है। आंट की जो स्टिंग होती है उसमें एसिटिक नहीं स्टूडेंट फॉर्मिक एसिड होता है। सो दिस इज व्हाई इट इज ऑल्सो फॉल्स। सो इन दिस चैप्टर ऑल द ट्रू फॉल्स आर फॉल्स। ओके, नाउ मूव टू match-ups. The match the columns. Here two columns are given. We have to match A with B. First one is acid. Acid को हम कैसे किससे मैच करेंगे स्टूडेंट? Sour in taste, because ये taste में sour होता है. So I have written it here one. Alkali dissolve in water. You know very well about that. Alkali सारे जो होते हैं वो water में dissolving होते हैं. Next is turmeric. Turmeric देखिए क्या है? Synthetic turmeric is natural indicator. Turmeric हमारा natural indicator है. मिथाइल ऑरेंज इट इज़ सिंथेटिक इंडिकेटर, ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है. एंड स्टिंग जो है वो फॉर्मिक एसिड कंटेन करता है. जस्ट मैंने अभी आपको बताया ट्रू फॉल्स में, बिकॉज वो वहाँ पे एसिटिक लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई इट वाज फॉल्स. नाउ वी विल डू द वन वर्ड आंसर्स. फर्स्ट वन इज एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल. मिनरल से मिलने वाले एसिड्स को स्टूडेंट हम मिनरल एसिड्स कहते हैं. अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड और अ बेस. एक ऐसा सब्सटेंस जो कि अपना कलर बदल लेता है एसिड और बेस के साथ, तो हम उसे इंडिकेटर बोलते हैं, बिकॉज वही हमें बताता है कि द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज पिंक. एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर जो कि पिंक होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, एंड चेंजेस टू ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाता है. सो इट इज़ द चाइना रोज. तो वो हमारा कौन सा इंडिकेटर है? चाइना रोज इंडिकेटर. अ मिनरल एसिड, एक ऐसा मिनरल एसिड, कोई सा भी आप बता सकते हो. हेयर आई हैव रिटन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl. बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं, बिकॉज ये डिजॉल्विंग इन नेचर डिजॉल्विंग इन वाटर होते हैं. नेक्स्ट इज एसिड प्रेजेंट इन सॉवर मिल्क. एसिड जो है सॉर मिल्क, जो खट्टा दूध हो जाता है उसमें प्रेजेंट होते हैं. सो हम क्या उन्हें बोलते हैं? लैक्टिक एसिड होता है. ओके स्टूडेंट, वी हैव डन अवर टुडेज कंटेंट फॉर द रिविजन वर्क ऑफ दिस वीडियो. टेक केयर, गुड बाय.